हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हमारी वीडियो है पशुपालन की। और ये वीडियो जो है आपके यूपी जो आपका SSS के द्वारा जो AGTA की वैकेंसी है उसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो इसके लिए जो है पशुपालन के जो हम यहाँ 115 क्वेश्चन जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए थे, और अब बात करेंगे हम 116 क्वेश्चन से आगे की। और जो हमने इससे पहले की जो वीडियो कराई थी उसमें हमने आपको 65 क्वेश्चन करा दिए थे। मतलब हमारी जो ये वीडियो है तीसरे नंबर की वीडियो है, जिसमें कि एक वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, दूसरी में 65, और अब जो कराएंगे इस वीडियो में भी हम आपको 65 क्वेश्चन कराएंगे। और ये क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप इनको अगर आपने इनसे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे चैनल पर अपलोड है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लेंगे। और हम आपको एक बात और बता दें कि जब हमारी जो ये पशुपालन की है लास्ट वीडियो, तो आपके 182 या 83 क्वेश्चन जो है आपके पशुपालन से हो जाएंगे। पशुपालन जो आपका 5 नंबर का जो है पूछा जाएगा। तो इसके बाद जो है हम जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी आएगी कंप्यूटर की। किसकी? कंप्यूटर की वीडियो आएगी, जो कि कंप्यूटर आपका 15 नंबर का जो है आपका AGTA में पूछा जाएगा। और जो कंप्यूटर जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्यूटर के बाद फिर हम करा देंगे आपको UP GK, जो कि आपकी 20 नंबर की UP GK जो है आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको AGTA का पूरा सिलेबस करा देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको यहीं पर सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। जो आपका एग्रीकल्चर है 65 नंबर का, वो हमने MQC के रूप में सारा कवर करा दिया है। और फिर आगे जैसे ही टाइम लगेगा हम आपको और भी वीडियो जो है इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे एग्रीकल्चर की, जो कि इम्पोर्टेंट होंगी। तो अब बात करते हैं हम 116 क्वेश्चन से आगे की। तो 116 क्वेश्चन है, भारत में मत्स्य पालन के लाभ क्या हैं? तो भारत में जो हम मत्स्य पालन के लाभ बताने हैं। आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि मत्स्य पालन जो है टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें बताना है आपको मत्स्य पालन के लाभ। तो इसके लाभ हैं कृषि आय में वृद्धि करना, और पोषण तथा खाद्य सुरक्षा करना, और कृषि नियत में वृद्धि करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। तो मत्स्य पालन जो है किसानों की आय में वृद्धि करना है, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा करना है, और देश में निर्यात मतलब GDP में जो है वृद्धि करना है। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर इसका सही हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 117 क्वेश्चन की। 117 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपको मिलाना, इनमें से बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। अब जो कि जितने भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन बात है नहीं पर देना, क्योंकि बाजी टाइम सही सुमेलित तो देख लेते हैं सही सुमेलित, लेकिन नहीं को नहीं देख पाते हैं, जिस कारण क्वेश्चन गलत हो जाता। तो एक तरफ है मत्स्य आहार की अवधि, दूसरी तरफ है मात्रा प्रतिदिन, तो कितनी देनी चाहिए? जीरा संचार से 3 माह तक के लिए जो है कितनी देनी चाहिए? तो 5.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सॉरी 5.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चौथे से छठे माह तक कितनी देनी चाहिए? 8 से 12 किलोग्राम देनी चाहिए। और सातवें महीने में जो देनी चाहिए वो 18 से 20, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 12 से जो है 20 किलोग्राम जो है इसके लिए देना चाहिए आहार। अब बात करते हैं आगे 10वें में। 10वां है कि 12 माह के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है देना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, इसका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 118 की। 118 की बायोफ्लॉक तकनीकी संबंधित है। जो बायोफ्लॉक तकनीकी है वो किससे संबंधित है? तो वो आपकी मत्स्य पालन से संबंधित हो जाती है। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि जो बायोफ्लॉक तकनीकी है वो किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से हो जाती है। तो बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है और नवीनतम प्रौद्योगिकी है, और इसमें जो है पोषक तत्वों का लगातार पुनः नवीनीकरण किया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है? जो पोषक तत्व होते हैं उनका लगातार जो है
पुनः नवीनीकरण किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाता है आपका सी आंसर। अब बात करते हैं 119 क्वेश्चन की। 119 क्वेश्चन है कि भारत में मछली की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। जो भारत है, भारत में मछली की कितनी प्रजाति, तो 2200 जो है भारत में मछली की प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा, सॉरी डी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 120 क्वेश्चन की। 120 है कि भारत में विश्व की मत्स्य प्रजाति का जो प्रजातियां हैं उनका कुल कितना प्रतिशत पाया जाता है। जो आपका भारत है, भारत में विश्व की जो हैं जितनी भी मछलियां हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उनका कुल कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो वो आपका 11% जो है भारत में जो मत्स्य प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आगे, ए ऑप्शन इसका आंसर है। बात करते हैं आगे 121 क्वेश्चन की। तो 21 है कि झींगा मछली उत्पादन एवं निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। झींगा और मछली उत्पादन में बताना है कि भारत का कौन सा स्थान हो जाता है, तो आपका प्रथम स्थान जो है हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो झींगा मछली के उत्पादन में निर्यात में भारत अग्रणी देश है, और जो कि झींगा का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, मतलब एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन की। तो 122 है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं, तो नहीं बताना है, इसमें से नहीं है तो मत्स्य प्रजाति हो जाती है और प्राप्ति स्थल हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है, तो 24.7% गर्म मीठे पानी में उपस्थित रहती हैं, 3.3% ठंडे पानी में, और 6.8% नदी या मुहानों में, और 80.5% समुद्र में तो नहीं। तो समुद्र में कितनी पाई जाती हैं, तो आपकी 65.5% जो है समुद्र में जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। अब आगे बात करें, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 123 क्वेश्चन की। 123 है कि निम्न में से असत्य, तो यहाँ पर असत्य बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो मछली पालन के साथ कुक्कुट पालन किया जा सकता है, तो सही बात है। तो उस मछली के साथ जो है कुक्कुट पालन भी किया जा सकता है। बात करते हैं बी में, तो बी है कुक्कुट पालन से मछलियों को समुचित प्राकृतिक भोजन प्राप्त होता है, तो सही हो जाता है बिल्कुल। बात करते हैं मत्स्य पालन के लिए पानी हल्का अम्लीय होना चाहिए, तो अम्लीय नहीं क्षारीय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। डी है पानी में हल्का क्षारीय करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो गलत है वो है आपका सी, तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाता है ऑप्शन सी आंसर। अब इसमें जो बात करें हम, हल्का क्षारीय जो है मछली के लिए होना चाहिए, और हल्की क्षारीय में जो है 250 जो किलोग्राम चूने का प्रयोग किया जाता है। अगर पानी को हल्का करना है तो उसके लिए 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चूने का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं 124 क्वेश्चन की। 124 है कि मछलियों के बीज उत्पादन को क्या कहा जाता है। जब मछली से जो बीज उत्पादन करते हैं उनके लिए क्या बोला जाता है, तो जीरो संचयन जो है बोला जाता है। मछलियों से जब जो है बीज प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका आंसर, तो जीरो संचयन। बात करते हैं आगे 125 क्वेश्चन की। 125 है कि मत्स्य पालन के लिए जल को हल्का क्षारीय होना चाहिए। जल को हल्का क्षारीय बनाने के लिए कितने किलोग्राम चूने का प्रयोग किया जाता है, तो अभी पीछे बताया था कितना, 250 किलोग्राम चूने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। बात करते हैं 126 क्वेश्चन की। 126 है कि मत्स्य पालन में उपयोगी तत्व में कौन सा शामिल होता है। तो मत्स्य पालन जो है आपका उपयोगी तत्व है वो कौन सा शामिल होता है, तो वो आपका गोबर की खाद भी होती है, डीएपी भी और चूना भी, तो इसलिए ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाता है। तो जो है मत्स्य पालन के साथ साथ जब रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं, इसके लिए गोबर का खाद भी, डीएपी भी, चूना भी, कुक्कुट्स बीट्स मतलब जो आपके मुर्गी होती हैं उनकी बीट का भी इस्तेमाल जो है किया जाता है मत्स्य पालन के अंदर पोषक तत्वों के रूप में। अब आगे बात करते हैं 127 क्वेश्चन की। 187 कि मत्स्य पालन के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। मतलब जैसे हमें मत्स्य पालन शुरू करना है, उसके लिए जो मृदा है उसकी जो है पीएच मान कितना होना चाहिए, तो उसके लिए 6.5 से 7.5 जो है पीएच उसके लिए होना चाहिए। तो
मत्स्य पालन के लिए काले अथवा भूरे रंग की जो 6.5 से 7.5 pH वाली जो मिट्टी है वो उत्तम रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 128 क्वेश्चन की। तो 128 क्वेश्चन की, मत्स्य पालन के लिए निम्न में से क्या सही सुमेलित है? तो इनमें से बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो मिट्टी की जो जल संचयन क्षमता है वो 60% होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। मिट्टी में बलुई की मात्रा 40% होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सिल्ट की जो है 30% होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो जल के संचयन की क्षमता 60%, बलुई की 40% और सिल्ट की 30% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है। बात करते हैं आगे 129 क्वेश्चन की। 129 है कि मत्स्य पालन के लिए क्षेत्र का चयन करने के लिए कौन सी सुविधाएं आवश्यक होती हैं? मतलब अगर हमें मछली पालन खोलना है उसके लिए जो हमें जो चयन करें उसके लिए जो कौन कौन सी सुविधाएं आवश्यक होनी चाहिए। तो पहली है कि जल की सुविधा होनी चाहिए, बिल्कुल। सस्ता एवं सुलभ मानव श्रम होना चाहिए, मतलब कम पैसों में जो है श्रमिक मिल सकें। विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था विद्युत के द्वारा की जाती है, तो ये भी होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जल की सुविधा, सस्ता सुलभ मानव श्रम, विद्युत व्यवस्था, उत्तम परिवहन व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाता है। बात करते हैं 130 क्वेश्चन की। 130 है कि मछली को दिए जाने वाले आहार की मात्रा उसके वजन का कितना प्रतिशत होता है, मतलब होना चाहिए। जैसे मछली है, अगर मछली को आहार दिया जाता है तो उसका जो है कितने वजन का प्रतिशत होना चाहिए? तो उसके जो है 5 से 10% वजन का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 131 की। 131 की मत्स्य पालन में प्रति हेक्टेयर तालाब के लिए आहार को निर्धारित दर क्या है? मत्स्य पालन प्रति हेक्टेयर में अगर तालाब के लिए आहार का निर्धारण किया जाता है तो उसके लिए कितनी आवश्यकता होती है? तो 1 से 1.5 टन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाता है। तो प्रति हेक्टेयर तालाब के लिए 1 से 1.5। बात करते हैं 132 क्वेश्चन की। 132 क्वेश्चन है। 132 क्वेश्चन की बात करें तो इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जो पूरा दिख जाए। यहाँ पर है 132 क्वेश्चन की। इसमें से बताना है कि सुमेलित नहीं है, तो नहीं है। एक तरफ है पशु रोग, दूसरी तरफ है कारक। तो यहाँ पर बताना जो गला घोटू है वो किसके कारण लगता है? तो किसका कारक है वो आपको हो जाता है जीवाणु के द्वारा। गला घोटू। खुरपका किसके द्वारा लगता है? विषाणु के द्वारा। लंगड़ी या इसे लंगड़ी बुखार भी बोला जाता है, तो किसके द्वारा लगता है? ये आपका लगता है जीवाणु के मतलब कवक के द्वारा। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। और ये लंगड़ी बुखार जो लगता है ये लगता है आपका जीवाणु के द्वारा। अब बात करें बागी रोग किसके? जीवाणु के कारण लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाएगा। आप यहाँ से इन्हें देख लेंगे। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 133 क्वेश्चन की। 133 है निम्न में से कौन सा पशु रोग विषाणु जनित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है विषाणु जनित कौन सा रोग नहीं है। तो वो आपका है ब्रुसिलोलिस जो है आपका, ब्रुसिलोलिस जो है ये आपका विषाणु जनित रोग नहीं होता है। और लेकिन जो रीडर पेस्ट है ये भी आपका विषाणु जनित रोग है। और रेबीज भी हो जाता, और मुंहपका खुरपका भी ये आपके विषाणु रहित हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रुसिलोलिस जो है ये आपका विषाणु रहित रोग नहीं हो जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो ब्रुसिलोलिस एक जीवाणु जनित बीमारी है। कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है जीवाणु जनित। इस रोग में जो है गाय व भैंसों में जो है गर्भकाल के अंतिम तिमाही में गर्भपात हो जाता है। मतलब वो जो है हीटिंग होने के कारण वो तू जाती हैं, उन्हें तू ना बोलते हैं, मतलब बच्चा डाल देती हैं वो। तो इनके लिए बोला जाता है। तो
गाय और भैंस जो है गर्भकाल के अंतिम जो 3 माह होते हैं उनमें जो है गर्भपात मतलब बच्चे को बाहर फेंक देती हैं वो हीटिंग की वजह से, जिस कारण इसे ब्रुसिलोसिस जो है इसे बोला जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 34 क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में होने वाला थैलेला रोग किसके कारण होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये थैलेला रोग किस कारण से होता है? तो आपका जीवाणु के कारण जो है ये रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। तो दुधारू पशुओं में थैलेला रोग जीवाणु जनित रोग है और इसके उपचार के लिए विटामिन ई दिया जाता है। अगर इसका उपचार करना है तो विटामिन ई के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 135 की। 135 है कि नीला जुहा रोग का वाहक होता है। जो नीला जुहा रोग है उसका वाहक कौन होता है? तो मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाता है। तो नीला जुहा रोग जो है मुख्यतः भेड़ और गोवंशीय पशुओं मतलब गायों में जो है मच्छरों के माध्यम से फैलता है और इसका रोग जो कारक है वो विषाणु के द्वारा जो है ये फैलता है। तो जो आपका नीला जुहर रोग है इसका जो कारक है वो किसके कारक होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है ये। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 136 की। 136 क्वेश्चन है कि मिल्क फीवर किस तत्व की कमी से लगता है? मतलब जो मिल्क फीवर होता है गाय या भैंसों में वो किसके कारण होता है? तो वो आपका होता है फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तीनों के कारण जो है ये आपका मिल्क फीवर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। इसे दुग्ध ज्वर भी बोला जाता है। दुधारू पशुओं में जो है ज़्यादातर होता है ये कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी के कारण ये होता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 37 क्वेश्चन की। 37 है कि चक्री रोग किसके काटने से होता है? जो चक्री रोग होता है, चक्री रोग वो किसके काटने से होता है? तो वो आपका होता है बड़ी मक्खियों के काटने से चक्री रोग होता है। अब चक्री रोग को देख लेते हैं। तो चक्री रोग बड़ी मक्खियों के काटने से फैलता है। इसमें तेज बुखार और भूखने लगना, आंखें लाल हो जाना इसके लक्षण होते हैं। मतलब अगर किसी पशु को चक्री रोग हो जाता है तो उसके लक्षण किस प्रकार दिखेंगे? उसे तेज तो बुखार आएगा और बुखार मतलब भूख नहीं लगेगी, उसे चारा नहीं खाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी। तो ये उसके लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। बात करते हैं 138 क्वेश्चन की। 138 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी हर्पीज समूह के विषाणु से होती है? तो किसके? हर्पीज समूह के विषाणु से होती है। तो वो मेलिग्नेटम केटाल जो है ज्वर ये हो जाती है आपकी हर्पी समूह से। तो मेल की जो गेंटर केट्राल है वो ज्वर जो होता है गो पशुओं में जो है हर्पी समूह के विषाणु के द्वारा होती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 139 क्वेश्चन की। 139 से निम्न में से कौन सा कुकुट्स रोग नहीं है? तो इनमें से बताना कुकुट्स रोग कौन सा नहीं है। तो वो आपका हो जाता है रीडर पेस्ट जो हो जाता है वह आपका कुकुट्स रोग नहीं होता। लेकिन मतलब कुकुट्स मुर्गियों में जो रोग लगते हैं वो कौन से होते हैं? तो रानीखेत हो जाता है, पुलोरम हो जाता है और फ्राउंड फॉक्स हो जाता है। ये जो होते हैं मुर्गियों में रोग लगते हैं, मतलब कुकुट्स पालन में ये रोग लगते हैं। लेकिन जो रिंडर पेस्ट होता है ये नहीं लगता है। रिंडर पेस्ट क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है। अब ये जो है जुगाली करने वाले गोवंशीय व अन्य पशुओं में जो है ये लगता है, लेकिन कुकुट्स रोग में जो है ये नहीं लगता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 140 क्वेश्चन की। 140 क्वेश्चन है कि निम्न में से वर्षा काल में होने वाला संक्रमण पशु रोग कौन सा है? जो वर्षा काल में जो है संक्रमण पशुओं में रोग होता है वो कौन सा हो जाता है? वो गलाघोटू होता है। और ये जो है वर्षा काल के मौसम में मतलब बरसातों के दिनों में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और ये जो है संक्रमण की बीमारी है जो प्राय वर्षा काल में फैलती है और जीवाणु जनित ये बीमारी है, जीवाणुओं के द्वारा ये फैलती है। बात करते हैं 141 क्वेश्चन की। 141 है कि निम्न में से कौन सी बीमारी बरसीम या दलहन जाति के हरे चारे को अधिक खाने से होती है? मतलब क्या हो जाता है? मतलब अगर बरसीम खा ले या दलहना जाति के हरे चारे को अधिक खा लेती है तो क्या हो जाता है? उसके पेट में अफरा बन जाता है, जिसे अफरा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है।
तो अफरा बीमारी मवेशियों के पेट फूलता है। यह बीमारी बरसीम दलहनी जातियों के हरे चारे से अधिक होती है। मतलब अगर भुसा हुआ चारा खा लेते हैं या ज़्यादा दिन का चारा होता है, उसके कारण ये जो है रोग हो जाता, मतलब बीमारी उत्पन्न हो जाती है पशुओं के अंदर। बात करते हैं 142 क्वेश्चन की। 142 है कि पशुओं का खून चूसने वाली और चमकौन चिकनी मतलब क्लिनिकी एक दिन से औसत कितना खून चूस लेती है? तो वो जो है आपका आधा मिली जो है दूध चूस लेती है। तो क्लिनी अधिकतर जो है गंदे स्थान पर रहने वाले पशुओं के शरीर पर लगती है। दिन भर में जो है ये आधे मिलियन रक्त जो है चूस जाती है। बात करते हैं 143 क्वेश्चन की। 143 की पशुओं में डायरिया का प्रमुख कारण क्या है? जो पशुओं में डायरिया होता है उसका कारण क्या हो जाता है? तो ये आपका कृत्रिम हो जाता है, कृत्रिम। अब पशुओं में डायरिया कृत्रिम के कारण होता है और आमतौर पर इसके अन्य कारणों से जो है सड़ा गला चारा और फफूंदी लगा पशु आहार और गंदी पानी या सड़ा हुआ अनाज आदि खाने से जो है ये डायरिया जो बीमारी होती है। डायरिया को जो बोला जाता है आपको अफरावी बोला जाता है इसे। बात करते हैं 144 क्वेश्चन की। 144 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है टीका और दूसरी तरफ है प्रथम डोज कब दी जाती है? तो खुरपका की डोज कब दी जाती है? तो 4 माह की उम्र में पशु को दी जाती है। गलाघोटू कब दिया जाता है? 6 माह की आयु में। लंगड़ा बुखार 6 माह की आयु में। और बुसलेसियस जो दिया जाता है वो कब दिया जाता है? आपका 4 से 8 माह में। यहाँ पर 12 से 8 है लेकिन 4 से 8 माह में जो है ये दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 45 क्वेश्चन की। 45 है कि निम्न में से किस बीमारी में पशु गोलाई में चक्कर लगाता है? तो गोलाई में चक्कर जो लगाता है किस बीमारी में लगाता है? तो वो चक्री रोग में जो है पशु गोल गोल चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा। चक्री रोग मक्खियों के काटने से फैलती है क्योंकि मक्खियों में इस रोग के कीटाणु पाए जाते हैं और इसमें पशु बेचैन होकर जो गोलाई में जो है चक्कर लगाता है। पशु जो है बेचैन हो जाता है जिस कारण वो गोलाई में चक्कर लगाता है। किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है मक्खियों के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 46 क्वेश्चन की। तो इसमें से सही सुमेलित का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाता है रक्षक ओबेकर खुरपका मुंहपका। यहाँ पर क्रम दिए हुए हैं तो ये हो जाता है पहला सही। दूसरा रक्षक HS गलाघोटू ये भी सही है। रक्षक BQ लंगड़ी ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी आंसर इसका सही हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 47 क्वेश्चन की। 147 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से बताना है सही सुमेलित कौन सा हो जाता है। तो राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना कब की गई थी? तो 1998 में इसे शुरू किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि जो राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना है वो 1998 में ही शुरू की गई थी। दूसरा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू नियंत्रण कार्यक्रम 2006 में चालू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। जो एवियन जो इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू नियंत्रण है वो जो आपका 2006 में शुरू किया गया था। तीसरा है आपका राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2019 में। तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाता है। तो अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 148 क्वेश्चन की। 148 है कि निम्न में से कौन सा रोग मछलियों में होता है? तो मछलियों में कौन सा रोग होता है? जो सेप्रोलिया रोग है ये मछलियों में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 149 की। 149 है थैलेरियोसिस जो किसके काटने से फैलता है? जो थैलेरियोसिस है वो किसके काटने से होता है? तो क्लीनिंग मतलब या चीचड़ी बोल सकते हैं। क्लीनिंग या चीचड़ी इसके काटने से जो है ये थैलेरियोसिस जो होता है
तो पशु के अंदर ये हो जाता है। तो इसे जो है दूसरा नाम जो है थैलेरोस चमकोनन और क्लिनी द्वारा जो है फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी में शरीर के हिस्से में जो है गिल्टी निकल आती हैं, मतलब गिल्टी बन जाती हैं। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 150 क्वेश्चन 150 है कि निम्न में से कौन सा रोग 3 दिन तक रहता है। तो 3 दिन तक कौन सा रोग रहता है, तो आपका एफीमेरल बुखार जो होता है यह आपका 3 दिन तक रहता है। तो एफीमेरल बुखार गाय और भैंस का विषाणु जनित रोग है। कैसा हो जाता है, विषाणु जनित। ये 3 दिन तक जो है कायम रहता है, इसलिए 3 दिवसीय बुखार इसे बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 दिवसीय जो बुखार है उसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो उसे एफीमेरल बुखार के नाम से उसे जाना जाता है। बात करते हैं 151 क्वेश्चन की 151 है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं बताना है, कौन सा नहीं होता। तो एक तरफ है एनाप्लाज्मोसिस, किसके कारण होता है, तो जीवाणु के द्वारा। और बेबेस जो सियोरिस है वो किसके, प्रोटोजोआ के कारण। और सरा जो है किसके कारण होता है, विषाणु। तो ये आपका गलत हो जाता है। जो सरो है वो विषाणु के कारण नहीं होता, वो आपका होता है प्रोटोजोआ के कारण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाता है। तो गाय भैंसों में लगने वाला ये जनित बीमारी है, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है और मक्खी द्वारा ये संचालित होता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 152 क्वेश्चन की 152 है कि भारत में मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां पाली जाती हैं। तो भारत में जो है कितनी, 4 प्रजातियां जो है भारत में पाली जाती हैं मधुमक्खियों की। बात करते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 153 क्वेश्चन की 153 है कि निम्न में से मधुमक्खी की विदेशी प्रजाति कौन सी है। तो विदेशी प्रजाति आपकी हो जाती है एफिड मेलिफेरा जो होती है, यह आपकी विदेशी प्रजाति हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी की विदेशी प्रजाति है। इसका पालन भारत में किया जा रहा है और इसे यूरोपियन या इटालियन प्रजाति भी कहा जाता है। जो आपकी विदेशी प्रजाति है इसके लिए यूरोपियन और इटालियन प्रजाति भी कहा जाता है। बात करते हैं 154 क्वेश्चन की 154 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है। तो वो हो जाती है आपकी एफिड डोरसेटा जो होती है, यह आपकी भारत की सबसे बड़ी मक्खी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है इसका। तो एपिस डोरसेटा भारत की सबसे बड़ी मधुमक्खी है। इसमें जो है चट्टानी मधुमक्खियाँ या भंवर मधुमक्खी भी कहा जाता है। तो इसे दूसरे नाम से चट्टानी मधुमक्खी या भंवर मधुमक्खी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 155 155 है कि भारत की सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी हो जाती है। तो वो आपकी एपिस फ्लोरिया जो होती है, यह आपकी सबसे छोटी मक्खी हो जाती है भारत के अंदर। तो एपिस फ्लोरिया भारत की सबसे छोटी मधुमक्खी है। इसके छत्ते का आकार जो होता है हथेली के आकार का होता है, हथेली के आकार का जो होता है इसका छत्ता होता है। बात करते हैं 156 क्वेश्चन की 156 है कि मधुमक्खी की सबसे उग्र प्रजाति कौन सी है। तो मधुमक्खी की सबसे उग्र प्रजाति एपिस डोरसेटा हो जाती है, यह उग्र प्रजाति हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। तो एपिस जो डोरसेटा है सबसे बड़ी मधुमक्खी है और यह सबसे आक्रामक प्रजाति है, इसका व्यवहार उग्र होता है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 157 क्वेश्चन की 157 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। वो बताना, एक तरफ मधुमक्खी दूसरी तरफ शहद किलोग्राम है। अब बताना है यहाँ पर एपिस जो इंडिका है वो कितना शहद देती है, तो 3। अब एपिस डोरसेटा 40 किलोग्राम प्रति वर्ष देती है और एपिस जो देती है फ्लोरियस वो 1 किलोग्राम प्रति वर्ष देती है। एपिस मेलिफेरा 60 नहीं, इस सबसे ज़्यादा तो देती है आपकी एपिस डोरसेटा, तो ये कहाँ से दे देती है 60, तो ये देती है आपकी 200 किलोग्राम। तो सबसे ज़्यादा देने वाली जो है आपकी एपिस मेलिफेरा हो जाती है। मैंने पीछे कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है ये 40 किलोग्राम देती है प्रति वर्ष, लेकिन जो मेलिफेरा है एपिस मेलिफेरा जो है ये आपकी देती है 200 किलोग्राम प्रति वर्ष जो है शहद देती है, सबसे अधिक देती है ये।
बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 158। 158 की मधुमक्खियों का जीवन चक्र कितने चरण में पूरा होता है? तो इनका चक्र जो होता है चार जो है चरण होते हैं, इनमें पूरा करती है। कौन कौन सा? पहला चक्र हो जाता है अंडा, दूसरा शिशु, तीसरा प्यूपा और चौथा वयस्क। ये 4 चरण होते हैं। तो पहला आपका अंडा हो जाता है, अंडा देगी मधुमक्खी, उसके बाद शिशु, फिर उससे प्यूपा तैयार होगा, प्यूपा के बाद वयस्क तैयार होगा। बात करते हैं 159 क्वेश्चन की। 159 है कि कार्य के आधार पर मधुमक्खियों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है? तो कार्य के आधार पर जो है मधुमक्खियों का जो किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो? एक तो हो जाती है रानी मक्खी, दूसरी कैमरी हो जाती है, कैमेरी हो जाती है, दूसरी हो जाती है नर मधुमक्खी। तो इन 3 जो है भागों में बांटकर जो है इनका प्रकार है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 170 क्वेश्चन। 170 है कि निम्न में मधुमक्खियों से संबंधित रोग नहीं है। तो मधुमक्खियों से संबंधित रोग कौन सा नहीं है? वो आपका सेप्रोलिया जो हो जाता है, ये मधुमक्खियों से संबंधित नहीं हो जाता है। तो ये जो है सेप्रोलिया मछलियों से संबंधित बीमारी है। तो किस में होती है? ये मछलियों से। और अन्य सभी जो हैं मधुमक्खी शिशु रोग हो जाते हैं, जैसे चक्रब्रूड हो जाता है, नोसीमा हो जाता है, यूरोपियन फ्राउंड ब्रूड हो जाता है। ये सब मधुमक्खियों के रोग हो जाते हैं। बात करते हैं 171 क्वेश्चन की। 171 है कि विश्व का एकमात्र देश जहां देश की 5 किस्मों का उत्पादन किया जाता है। तो विश्व का ऐसा एक देश है जहां पर रेशम की जो 5 किस्में हैं उनका उत्पादन किया जाता है, तो वो है भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका आंसर सही। बात करते हैं 172 क्वेश्चन की। 172 की रेशम उत्पादन की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है? मतलब अगर रेशम उत्पादन के जरिए से देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पर आता है? तो द्वितीय स्थान पर आ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। तो भारत चीन के बाद जो है दूसरे स्थान पर आता है, पहले पर कौन है? चीन। बात करते हैं 173 क्वेश्चन की। 173 है कि भारत में सर्वाधिक रेशा आयात करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो रेशा करता है वो अमेरिका जो है आयात करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो सर्वाधिक रेशा कौन करता है? अमेरिका। इसके बाद यूएई आ जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 174 की। 174 है कि रेशम कीट का जीवन चक्र कितने चरण का होता है? तो इनका चरण होता है 4 का। कौन कौन से होता है? अंडा, इल्ली, प्यूपा और सल्ब जो होता है 4 चरण का होता है। कौन कौन सा? एक पहला अंडा, दूसरा इल्ली, तीसरा प्यूपा, चौथा हो जाता है सल्ब। तो यह आपके 4 चरण हो जाते हैं। बात करते हैं 175 क्वेश्चन की। 175 की रेशम की प्राप्ति किससे होती है? तो रेशम की प्राप्ति किससे होती है? तो कोकून से जो होती है रेशम की प्राप्ति हो जाती है। तो रेशम धागा वयस्क कीट के जो है उभरने से पहले ही कोकून को प्राप्त कर लिया जाता है। बात करते हैं 176 क्वेश्चन। 176 है कि 176 की बात करते हैं तो यह रेशम का एक प्राकृतिक उत्पाद है। यह बना होता है, तो किसका बना हुआ होता है? तो फाइबर राइस प्रोटीन का बना हुआ होता है और सेरीसीन्स प्रोटीन है उसका बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाता है। तो फाइबर जो राइन है इससे बना हुआ और सेरेसीन जो प्रोटीन है उससे बना हुआ होता है और ये प्राकृतिक एक उत्पाद होता है रेशम एक। बात करते हैं 177 क्वेश्चन की। भारत में शहतूत रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जो शहतूत उत्पादन है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा हो जाता है? तो आपका कर्नाटक हो जाता है शहतूत उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में शहतूत रेशम उत्पादन अग्रणी राज्य जो होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो जाते हैं। बात करते हैं 176 क्वेश्चन की। तो 178 क्वेश्चन है आपका। भारत में मूंगो रेशम उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये सबसे महंगा होता है मूंगो रेशा जो रेशम होता है वो सबसे महंगा होता है। अग्रणी राज्य कौन हो जाता है? तो उड़ीसा जो होती है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है इसके अंदर। भारत में असम अग्रणी राज्य मूंगा रेशम उत्पादन राज्य है। इसके बाद मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का स्थान आ जाता है। बात करते हैं 179 क्वेश्चन की। तो भारत में टसर रेशा उत्पादन अग्रणी राज्य, टसर में बताना है जो टसर रेशा उत्पादन है उसमें कौन हो जाता है? तो आपका हो जाता है
असम में जो है सबसे ज़्यादा टेसर और रेशम उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में सर्वाधिक कौन हो जाता है आपका, झारखंड भारत का सर्वाधिक टसर रेशम उत्पादन वाला राज्य है। और इसमें जो है इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ऑप्शन का गुण देखा जाए तो असम हो जाता है आंसर इसका। बात करते हैं 180 क्वेश्चन की। 180 है, भारत में कुल रेशम उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो हो जाता है आपका कर्नाटक, जो होता है अग्रणी राज्य हो जाता है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम उत्पादन राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, असम और झारखंड आ जाते हैं। बात करते हैं 181 क्वेश्चन की। 181 है कि उत्तर प्रदेश में रेशम की कितनी जो किस्में हैं उत्पादित की गई हैं? तो रेशम की कीटें कितनी हैं? तो वो आपकी जो किस्में हैं वो हो जाती हैं 3। कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश में रेशम की केवल 3 किस्में जो हैं वो हैं। पहली कौन सी हो जाती है आपकी? तो सहतूत रेशम हो जाती है, दूसरी टसर रेशम, तीसरी एरी रेशम हो जाती है। उत्पादन किया जाता है इन तीनों किस्मों का। बात करते हैं 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन है कि ईरी रेशम उत्पादन प्रमुख राज्य कौन सा है? जो ईरी रेशम उत्पादक प्रमुख राज्य है वो कौन सा हो जाता है? तो आपका असम जो हो जाता है ये ईरी रेशम उत्पादन से हो जाता है। तो भारत में ईरी रेशम उत्पादन जो है अग्रणी राज्य कौन सा हो जाता है? तो असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर जो है इनका स्थान होता है। अब यहाँ पर जो है जैसे हमने बताया था आपको कि 182 क्वेश्चन जो हम आपको पशुपालन के कराएंगे, तो हमने पशुपालन के 182 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं कंप्लीट। आपका 5 नंबर से जो है यहाँ से पशुपालन से पूछा जाएगा, तो आप अगर अच्छी तरीके से इन्हें रिवाइज कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और हमने आपको वीडियो में के जो है शुरू में बताया था कि आपको जो है अब हम जो कराएंगे यहाँ पर कंप्यूटर जो है आपको कराएंगे। यहाँ पर आपका जो 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा उसमें पहले हम आपको MQC क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें कराएंगे। तो वो जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और यहाँ पर जो है आपको सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो फिर हम मिलेंगे इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।